तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है 6 से 12 तक, राजस्थान बोर्ड की 6 से 12 तक आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो किताबें चलते हैं उन सभी किताबों के अपन जो लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं और जो बीच बीच में चैप्टर में क्वेश्चन रहते हैं जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है उन सभी का अपन जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके पूछी जाती है, उसके अपन 100 में से अगर 100 क्वेश्चन उस एग्जाम में आ रहे हैं तो 95 प्लस राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, पिछले कोई से भी एग्जाम उठा के देख लो, रीट के एग्जाम उठा के देख लो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, राजस्थान जीके का क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी का समावेश है और अपने इसी चैनल पर ये सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। अपने चैनल पर जाकर के जितने भी पहले वीडियो मैंने बनाए हैं 6 से लेकर के 8 तक की किताबें मैं करवा चुका हूं, उन सभी के सारे चैप्टरों को आपको देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर चल जाना। ठीक है, तो अपना चैनल है वो पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों का सॉल्यूशन कराने वाला है। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है। तो सबसे पहले तो मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले शामिल है अभी आधुनिक टाइम पे हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, इनको याद कैसे रखना है, ABCD याद रख लो आप तो। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ये किस में आते हैं, मत्स्य जनपद में आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी। देखो अपने को मेवाड़ के दो महाराणा थे, एक तो भीम सिंह थे और एक अमर सिंह सेकंड है। ठीक है, इनकी 2 बेटियां, दोनों की एक एक बेटी थी। अब इनका याद इसलिए रखना है क्योंकि जो भीम सिंह है उनकी बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी, और ये जो कृष्णा कुमारी थी इनका भी विवाद हुआ था, इनकी शादी हो गई थी, फिर दूसरी जगह शादी होने वाली थी इसलिए विवाद चला था। और जो अमर सिंह सेकंड है, इनकी भी एक बेटी थी, उसका नाम था चंद्र कंवरी, उनका भी विवाद चला था। इस कारण से इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री कौन थी, कृष्णा कुमारी, और महाराणा अमर सिंह की पुत्री कौन थी, चंद्र कंवरी। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह कौन था। तो मेवाड़ पर सबसे ज़्यादा गुहिल वंश अपन पढ़ते हैं भाई। गुहिल वंश कहाँ पर है, मेवाड़ में है। दोस्तों आपको जैसा पता है, तो दोस्तों जैसा कि अब मैंने बताया था कि आपने फर्स्ट कल के जो सीईटी के जो एग्जाम थे दोनों शिफ्टों के, आपने देख लिया होगा राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड की किताबों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर नहीं गया है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, इनकी PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, उससे पहले आप इन सभी के सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो मेवाड़ पर किस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था, गुहिल वंश का शासन रहा था। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये इतना नया क्वेश्चन है, किसी को नहीं आएगा। जांगलधर बादशाह किसको कहा जाता है, तो इसमें बहुत सारी नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले तो जांगल प्रदेश किसको कहते थे, जांगल प्रदेश जो वर्तमान में बीकानेर क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो जांगल प्रदेश का जो बादशाह था वह करण सिंह को कहा जाता है। ये करण सिंह वही है जो मत्तीरे की राहड़ में शामिल था। मत्तीरे की राहड़ किन किन के बीच में हुई थी, तो ये बीकानेर, ठीक है, और किसके बीच में हुई थी, नागौर के बीच में हुई थी। बीकानेर की तरफ से करण सिंह थे और नागौर की तरफ से अमर सिंह थे। ठीक है, तो जो मतीरे की राड़ हुई थी वो भी करण सिंह की हुई थी। तो जांगलधर बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं। देखो ये एकमात्र क्वेश्चन है, जुते हुए खेत पूरे विश्व में केवल एक और एक जगह पर मिले थे, कालीबंगा से। जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इसके साथ में एक और याद रखना, कालीबंगा पर दोहरी फसल की जाती थी। ठीक है, 2-2 फसलें एक साथ खेत में की जाती थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जुलाई 1734 में हुरडा का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। किसने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। देखो हुरडा सम्मेलन से संबंधित सारे क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहले तो यह हुआ था 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन हुई थी। ठीक है, 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ पर हुई थी, तो ये भीलवाड़ा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, भीलवाड़ा में हुई थी। और इसके बाद में इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह ने की थी। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ था, तो जयपुर से तो गए थे सवाई जय सिंह। ठीक है, जोधपुर से कौन आए थे, अभय सिंह याद रख लेना। ठीक है, अभय सिंह याद रख लेना। और एक याद रख लेना, कोटा रियासत से आए थे दुर्जन साल। कौन आए थे,
दुर्जनसार, ये तो ये इंपॉर्टेंट सारे हुडा सम्मेलन के क्वेश्चन हो गए, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो उसमें पहले युद्ध के अंतर्गत तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे युद्ध के अंतर्गत हार गए थे। अब आप मेरे को ये बताओ कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, डीग में जो जलमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो डीग के जलमहल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण कौन करवाएगा? सीधे सीधे देखो, सवाई जय सिंह तो जयपुर के हैं, हो ही नहीं सकता। जगत सिंह कहाँ के हैं अपने? जगत सिंह महाराणा लग रखा है तो मेवाड़ वाले हैं। ठीक है, भीम सिंह महाराणा है तो मेवाड़ वाले। अब बचा कौन? बदन सिंह। तो बदन सिंह ने क्या बनवाए थे? डीग में जलमहलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, डीग वाला इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ है उसका निर्माता कौन था? विजय स्तंभ का निर्माता कौन था? राणा कुंभा। और पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि इसका निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था, और सबसे पहले राजस्थान में जो डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में वो इसी पर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। इसके अलावा इसके जो वास्तुकार थे वो पुंजा भीमा वो थे सभी। ठीक है, चारों याद कर लेना आप वो भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अकबर ने जयपुर के किस शासक जिसे फरजंद की उपाधि वह 7000 का मनसब प्रदान किया था? आपको ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फरजंद की उपाधि किसको मिली थी और 7000 का मनसब भी किसको मिला था और किसने दिया था? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अकबर ने मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, राजा मान सिंह, उनको फरजंद यानी बेटा की उपाधि दी थी, और इसके अलावा उनको 7000 का मनसब दिया था। 7000 का मनसब प्राप्त करने वाले केवल 2 ही शासक थे, उनमें से एक है कौन? मान सिंह। मान सिंह को 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? ये युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। आपको पता ही होगा किस किस के बीच में होता हल्दी घाटी का युद्ध। इधर से तो महाराणा प्रताप थे और उधर से अकबर की तरफ से कौन आए थे? मान सिंह आए थे, जो अपन पढ़ के आए ना भी, मान सिंह आए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको याद, मैंने ट्रिक बताई थी, विजय जय विजय की जोड़ी याद रखना, जयानक। ठीक है, जय विजय, जय विजय। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी। अब ये बताओ मेरे को कि पृथ्वीराज जो रासो है वो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो, देखो ये ऑप्शन में दिख रहा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? तो राजस्थान में जो गोसुंडी अभिलेख है, गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है ये बताओ पहले तो कमेंट करके। तो गोसुंडी जो अभिलेख है उसमें वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में। ठीक है, और जो गोसुंडी अभिलेख है ये जोधपुर में है। कहाँ पर? जोधपुर में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। आप सबको याद है, पृथ्वीराज चौहान वाली स्टोरी फिल्म भी आई थी, उसको याद कर लेना। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। अगला क्वेश्चन है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा ऐसे जाता है कि हमीमुद्दीन नागौरी का संबंध किस जिले से है? वैसे तो नागौरी इसमें जुड़ा हुआ है, इसका रण से नागौर है, लेकिन अगर नागौरी हटा दे तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, हमीमुद्दीन का संबंध कहाँ से है? नागौर से संबंध है। ठीक है, ये बहुत बार अभी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था हमीमुद्दीन नागौरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। अब देखो इसमें एक ऑप्शन में वीरमदेव दिख रहा है, ये वीरमदेव कौन है? ये वीरमदेव है जालोर दुर्ग का निर्माण कराने वाला। ठीक है, जालोर दुर्ग का निर्माण कराने वाला वीरमदेव है, 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत जालोर के जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा था, तो उसका आंसर होगा वीरमदेव। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जालोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो कीर्तिपाल हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था? देखो, कर्नल जेम्स टोड को सबसे पहले तो घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अब इसके बाद में इन्होंने
राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? तो दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? दुर्गादास को कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। आपको एक बात बता दूं, जितने भी राजस्थान की कोई भी चीज़ पूछे और ऐसे पूछे कि उसका उल्लेख कौन से वेद में, तो आपको ऋग्वेद आंसर कर देना। 99% क्वेश्चन ऋग्वेद में आता है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने जितने भी देखे हैं अभी तक ऋग्वेद में आंसर आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? देखो पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने पूछा था कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन है, तो इसका है देपाक। ये 2022 में जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था 29 जून वाला जो पेपर था उस दिन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? देखो एक बार तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ये रचना किसकी है? तो ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड की है। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन 1829 में हुआ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपुताना शब्द किसने प्रयोग किया था? तो राजपुताना सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था, लेकिन आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या कहा था? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, 3 नाम किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ठीक है। लेकिन राजपुताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि कवि माघ का रचना कौन सी है? शिशुपाल वध। या पूछेगा कि शिशुपाल वध रचना किसकी है? तो कवि माघ की। इसके बाद में एक बात ध्यान और रखना, भीनमाल जालोर में इस शिशुपाल वध जो रचना है इसकी रचना की गई थी कवि माघ के द्वारा भीनमाल में, ठीक है। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में, ठीक है। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भीनमाल जालोर एक चीज़ के लिए और भी फेमस है। कौन से हैं? चीनी यात्री जो हेनसांग थे वो भी यहीं पर आए थे, ठीक है। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? चीनी यात्री जो हेनसांग है उनकी पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? देखो बागड़ पूछ ले चाहे वागड़ पूछ ले, ध्यान रखना, अगर ऊपर जब तक बिंदी नहीं लगती ना तब तक आपको एक ही जवाब देना है, बागड़ हो चाहे वागड़ हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन आता है? जिसमें ऊपर बिंदी लग जाती है ना, बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये मुझे कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोहे गलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो लोहे गलाने की भट्टियां सोनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई है। देखो आप तो एक बात ध्यान रखना, लोहे से संबंधित कोई सी भी पूछे जाए, लोहे से संबंधित कुछ भी पूछा जाए, अगर सभ्यता पूछी जाए कौन सी सभ्यता में लोहे से संबंधित है, तो आपको एक तो सोनारी झुंझुनू पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जोधपुरा जयपुर है, जोधपुरा सभ्यता, इसको भी ध्यान रखना है, और एक आहड़ सभ्यता को ध्यान रखना है। इन 3 में ही लोहे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो लोहे की जो गलाने की जो भट्टियाँ थी वो सोनारी झुंझुनू में प्राप्त हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? चीनी यात्री हेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी पूछा था ना मैंने। तो चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, और इसकी एक किताब थी, उसका नाम था सी यूं की, ठीक है। इसकी किताब थी चीनी यात्री हेनसांग की, ठीक है। इसके बाद में अगला, अब देखो मेरे को एक और बताओ कि चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया था, यानी भीनमाल का कुछ नाम बताया था, वो बताओ मेरे को, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारत में ताम्रवती सभ्यताओं की जननी की सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। देखो जैसा कि मैंने बताया कि लोहा से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कहाँ पर जाना है, लेकिन अगर तांबे से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक आहड़ सभ्यता, ठीक है। लेकिन जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसमें ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में गलियाकोट है, ठीक है। गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय की प्रमुख
स्थान है यानी केंद्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। मैंने आपको बताया कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद आंसर टिक क्लिक करके रखना है, ठीक है, 90% सही होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजपुताने का करण किसे कहा जाता है। तो राजपुताने का करण कहा जाता है राय सिंह को, क्योंकि ये बहुत बड़े दानवीर थे, इस कारण से इनको पूरे राजस्थान का करण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मरुस्थल से पहले वहाँ पर क्या था। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि राजस्थान के जो मरुस्थल है उससे पहले वहाँ पर रेगिस्तान होगा, नहीं, वहाँ पर होगा समुद्र, ठीक है। जो 33 सागर था उसी के स्थान पर राजस्थान का जो मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं उसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमादेव, ठीक है, रानी उमादेव रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये रूट करके दूसरे महलों में रहने लग गई थी। अगला क्वेश्चन आता है मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। देखो सबसे पहले इसमें 3-4 क्वेश्चन है, उनकी अपन ढंग से डिटेलिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तीनों चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा पूछा जाता है कि जेता और कुंपा किसके सेनापति थे। तो ये थे राव मालदेव, ठीक है, राव मालदेव के सेनापति थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता और कुंपा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। भाई ये जो शायरी है एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किसने कहा था। तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था। किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था, ठीक है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था, शेरशाह ने कहा था। अब ये पूछ सकता है कि ये वाली जो कहावत है ये कौन से युद्ध के लिए कही गई थी। तो आपको ध्यान रखना है गिरी सुमेल के युद्ध जो हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ था उसके लिए ये बात कही गई थी, ठीक है। क्योंकि जेता और कुंपा ने इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी थी कि शेरशाह एक बार डर गया था। अब उसके बाद में ये पूछता है कि जो भी गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। इसकी डेट भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी डेट मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगले वीडियो के अंतर्गत इस सवाल का जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो अब तक आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अपने को सबको पता है कि राजस्थान जीके हैं वो राजस्थान की जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे बाहर नहीं जा सकता। आपने देखा भी होगा अभी जो सीईटी के ग्रेजुएशन की जो शिफ्टें हुई है उनमें पेपरों में आपने देख लिया होगा राजस्थान का जीके एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि 6 से 12 तक जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इन सब का सॉल्यूशन भी करना जरूरी होता है। तो अपने इस चैनल के ऊपर सारे के सारे जो चैप्टर है उनका मैंने 6 से 12 तक के जो चैप्टर है उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहा हूँ। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं बाद में उपलब्ध कराऊंगा, पहले आप वीडियो देखो, ठीक है। अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन इससे अगले वाले चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगले वीडियो के लिए चैनल में जाओ और दूसरा वीडियो देखो। अगर पिछले नहीं देखे तो पिछले भी जा करके देख लो। ओके, थैंक